सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसी? सर मैं घबराया हुआ हूँ। सर क्यों? आप कहीं वकालत के शोबे से वाबस्ता तो नहीं हो गए? सर ना कभी था ना कभी होगा, होना चाहता हूँ लेकिन ये आपने घबराना नहीं है। ये वैसे ही मैं लुक्स ट्राई कर रहा हूँ। आज ये थोड़ी ये वाली लुक है, कल थोड़ी सियासी लुक भी आपको मिल जाएगी। अगले हफ्ते क्या होगा ये अगला हफ्ते ही बताएगा। सियासी लुक का क्या मतलब है कि आप शदीद कलफ शुदा ज़दा बल्कि कुर्ते पे वेस्ट कोट पहन के आने लगे हैं? सर मैं बिल्कुल ही मुचड़ी हुई एक सलवार कमीज जो है उसके ऊपर वास्कट पहन के आ जाऊँ। अच्छा, मतलब आप कैंपेनिंग वाले अवामी सियासी लीडर के तौर पे कल आपका भाई आएगा, और अगर ना आ पाया तो आपको एक बड़ी रंग बिरंगी टाई मिलेगी तो उसका आप फिर जायजा लगा लीजिएगा। आपकी शर्ट वैसे आज जरा उभर रही है, बाहर आ रही है। ये बहुत अच्छा आपने इसीलिए किया कि अगर लोग मेरी पिंक शर्ट की वजह से हमें इजी ले रहे हो तो आपकी काली टाई और काले कोट की वजह से हमें इजी ना ले सर देखें, ये कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज जो है ना, ये हम अपने अब लिबास से भी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे मैं इस पे ख़वातीन को जो है खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो बेबी पिंक, पाउडर पिंक और टी पिंक में फ़र्क कर लेती है ना, हाँ। बंदे का काम ही नहीं है। नहीं सर, बंदा नहीं कर सकता। सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है हम कर लेते हैं लेकिन वो छड़ दे होना थे। अच्छा सर चलते हैं आगे। बिल्कुल। क्रिकेट जो है उसकी दुनिया से खबरें तो बहुत हैं। शुएब अख्तर साहब जो हैं, हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। उनकी एक बेटी हुई है, इज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बताया हमें, वेरी गुड, बेहतरीन, शुएब भाई जिंदाबाद। लेकिन ख़बर जो है वो ज़रा मायूसकुन है। हम सारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो ऊपर आज बादलों की तरफ जो है नज़रें रहीं और बारिश हुई। मैचेस जो हैं वो कुछ पोस्टपोन हो गए, उनके ऊपर तो आते ही हैं। आपने मुझे कल के रोज़ एक खबर बताई थी जो हम शो पे नहीं कर पाए, उसके बाद हमें पता चला कि कराची की हद तक जो वहाँ पे पहुँचने की जो मामलात हैं, एक वो तो हैं ही हैं बड़े मुश्किल, वो तो हमने कल खैर डिस्कस कर लिया। कराची स्टेडियम की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी आपने मुझे कुछ बड़ी अजीब-गरीब बातें बताई थी जिनसे मुझे काफ़ी दुख हुआ। वो ज़रा शेयर करते हैं ऑडियंस से और फिर बाकी बातें करते हैं। बिल्कुल। उसमें एक तो ये है कि स्टेडियम की हालत मखदूश है, फिर वहाँ पर जो कुर्सियाँ वगैरह जिस तरह से लगाई गई हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि व्यूइंग एंगल भी उनका ठीक नहीं है। सो आपका ग्राउंड में मैच देखने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होता। ये भी एक वजह बताई जा रही है कि लोग कम क्यों आ रहे हैं। इस पे फिर हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं PCB के, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कल ये अनाउंस भी कर दिया है कि जी मैं तमाम स्टेडियम्स की तज़ीनो और आइश करने लगा हूँ और शायद शुरुआत ही नेशनल स्टेडियम कराची से होगी। सर देखें ना, मैंने आपको जब ये फैसला आया था कि नकवी साहब जो हैं, खैर उनका नाम आया, फिर कुछ देर लगी, फिर वो बाकायदा तौर पे PCB चेयरमैन बन गए। अब ज़ाहिर है वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो जैसे आपने बताया संभाली हुई हैं, सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर कराची स्टेडियम की हद तक और तमाम स्टेडियम्स की हद तक हमें अगर तो उनकी अपकीप जो है को बंदा चाहिए था तो वो नकवी साहब है। उनकी जो एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब कारकर्दगी रही है लाहौर शहर और दीगर पंजाब के शहरों के अंदर, वो हमने देखी है, वो ठीक रही है, अच्छी रही है उसके अंदर, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ यही अपकीप, अपग्रेडेशन वगैरह। क्रिकेट स्टेडियम्स की हद तक हमेशा से ये एक बहस जो एक टसल है कि चूँकि एक फ़लाने सूबे के फ़लाने शहर के अंदर वो स्टेडियम है तो उसकी ज़िम्मेदारी अपकीप की और बाकी चीज़ों की जो है वो PCB की नहीं रही। अलबत्ता वो जो मुतलका वहाँ का जो निज़ाम है शहर का या सूबाई लेवल पे, ये वो चीज़ें करेंगे। हमने इसके अंदर देखा कि पहले भी जब बहुत सालों क्रिकेट बंद रही और उसके बाद क्रिकेट शुरू करनी थी तो एक वीडियो मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची स्टेडियम की ही वीडियो थी कि वहाँ पे इतना बुरा हाल था कि उनको आई थिंक विद इन अ वीक और 10 और 12 डेज़ PSL की हद तक था या कोई सीरीज़ जो पहली हुई थी उसकी हद तक था, उनको उसको बिल्कुल तमाम तौर पे ठीक करना पड़ा जल्द से जल्द। सो जाहिर है उसके बाद से क्रिकेटिंग की एक हमारा जो मोमेंटम है वो बड़ा सीरीज़ हुई, मैचेस हुए, PSL शुरू हो गया, PSL हर साल होना है। तो शायद उनको टाइम उतना उस तरह से नहीं मिला, शायद मिला भी होगा, शायद उन्होंने ना किया हो, बट उन्होंने नहीं किया उसको अपग्रेड, ना उसको एट पार लाए विद ऑल दी अदर स्टेडियम्स जो पाकिस्तान में या तमाम दुनिया के अंदर है। सो ये बहुत अच्छा कदम लिया है नकवी साहब ने और होपफुली ये कामयाब होगा। ये तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त एक और मसला है हमारे हाथ में और वो ये है कि 21 मार्च को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए जॉर्डन पाकिस्तान आ रही है पाकिस्तान से मैच खेलने। अच्छा,
जॉर्डन जो है ना वो छोटी टीम नहीं है, जॉर्डन फुटबॉल में बहुत बड़ी टीम है। अभी जो AFC फुटबॉल क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ये तो जॉर्डन बड़ी टीम है। तो AFC जो एशियन कप हुआ है उसकी ये लूजिंग फाइनलिस्ट है। सो 21 मार्च को ये मैच होना है। सबका ख्याल ये था, उनसे बात भी ये हो गई थी कि क्योंकि 21 मार्च को रमज़ान होंगे तो रमज़ान में दिन के बजाय रात में मैच करवाया जाए, नाइट मैच, ताकि खेलने वालों के लिए भी और ख़ास तौर पे शायकीन के लिए रात को आना, देखना, एंजॉय करना आसान हो। लेकिन आज डेट आप बता दें क्या हो गई है, और अभी तक जो लाइट्स लगनी थी उस लेवल की जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए होती हैं वो जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में नहीं लग सकी। सो उसके लिए अब ये कर रहे हैं कि जी हम दोपहर को मैच करवा लें। बड़ा मुश्किल है। सो बड़ा मुश्किल है, लोग आएंगे, आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी एक और बात ये है कि उससे 2.5 हफ्ते पहले उस मैच से जिना स्टेडियम में उसी पिच के ऊपर कबड्डी टूर्नामेंट भी हो रहा है। सो वैसे तो जाहिर है जो बंदा जो स्पोर्ट खेलता है उसके लिए सबसे अहम स्पोर्ट वही होती है, और बिल्कुल कबड्डी जो है वो इज एट पार विद फुटबॉल। जी बिल्कुल। लेकिन फुटबॉल में आ रही है एक इंटरनेशनल टीम, फुटबॉल में हो रहा है वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सो यहाँ पे अगेन मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको वे इन करना पड़ेगा कि क्या कबड्डी को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए। यहाँ ये मैनेजमेंट इंश्योर कर लेगी कि वो पिच ख़राब नहीं होगी और उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर उस पर हो सकेगा। सर देखें, हमने इसी शो पे बात की थी कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस किस्म के इंटरनेशनल इवेंट्स में, उसमें आपने एक तो बताया था कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने को जा रहा है, उसके क्वालिफायर भी पाकिस्तान में होने थे। ओलंपिक्स सॉरी माय बैड, ओलंपिक्स वो भी होने जा रहे थे, कैंसिल हो गए। साउथ एशियन गेम्स का अभी हमें पता नहीं है, बट वी डोंट नो के होंगे या नहीं होंगे। ये तीसरी ऐसी चीज़ है जो जॉर्डन वर्सेस पाकिस्तान का फुटबॉल का आप बता रहे हैं, जो कि अभी से ही खबरें ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं कि शायद ये ना हो पाए, या वही बात है पिच खराब हो गई तो फिर वही बात है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और होगा भी तो एक ऐसे टाइम पे होगा जिसमें जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, जो लोग स्पेक्टेटर्स हैं, वो जाके जो देखना चाहेंगे और ज़ाहिर पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत शदीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा। फिर वही लोग जाएंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है फुटबॉल का, और जो कि मेरे ख्याल में ज़रूर बिल्कुल होगा। लेकिन लोग इस रमज़ान के महीने में फिर वो मतलब प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं हर शख्स की। बिल्कुल। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो आज के दोनों मैच वॉश आउट हो गए हैं, बारिश की नज़र हो गए हैं, और बहुत ही वैसे मैंने, आप अगर वो देखें ना एरियल व्यू मैप का जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैंने ऐसे बादल कभी नहीं देखे कि वो पूरे पाकिस्तान पे हैं, वो किसी एक खित्ते पे नहीं है, पूरा पाकिस्तान बादलों के इस वक्त साए में। सो 2 मैच जो कैंसिल हो गए हैं उस पर मेरी बात हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली PCB जो है वो स्कीम ये लेके आ रहा है कि जिसने टिकट खरीद ली हुई थी, सो होता ये है कि अगर मैच वॉश आउट हो जाए तो अगर तो टॉस ही नहीं हुआ तो फिर तो टिकट वापस होती तो फिर वो टिकट वापसी ऑफर करते हैं। अगर टॉस हो गया, एक भी ओवर हो गया ना, फिर टिकट वापसी नहीं होती। सो अब क्योंकि टॉस भी नहीं हुआ, मैच भी नहीं हुआ, PCB 2 ऑफर्स देने लगा है कि या तो आप अपना ये वाला टिकट आगे वाले मैच में करवा लें एडजस्ट, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो फिर हमसे रिफंड ले लें। सर ये तमाम तर मैचेस जो होते हैं उनकी आई थिंक ICC और बाकी सबकी यही पॉलिसी है कि रेन फैक्टर जब आ जाता है तो टॉस के बाद आपको टिकट की प्राइस पड़ गई, क्योंकि हमने आपको टॉस दिखा दी, क्योंकि लोग टॉस ही देखने जाते हैं। अगर तो टॉस ही ना हो तो फिर जाहिर है लोग फिर चीखेंगे। तो ये मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि उन्होंने इस किस्म की ऑफ़र दी है और लोगों को फिर इस चीज़ को अवेल करना चाहिए। लेकिन ये देखें, ये बारिशें जो हैं, अब कराची की सूरत हाल तो हमारे सामने है, वहाँ से जो हमें वीडियोज़ वगैरह और बाकी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ कराची का हमने कल भी डिस्कस किया था कि निज़ाम जो है वो काफ़ी तबाह बर्बाद हो जाता है बारिशों की वजह से। आज तो लाहौर में भी बाकायदा ओले पड़े। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कराची की जो वीडियोस आ रही हैं वो अच्छी हैं, फिलहाल तो मैनेज्ड है, फिलहाल मैनेज्ड है ये। और देखें ना, इसके अंदर कल हमने बात की थी कि जो वो 2 o'clock कल उन्होंने कहा दफ्तर बंद कर दें, उससे ज़ाहिर बारिश का तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट आवाम की हद तक जो है इस दफ़ा उनकी प्रिपेयर्डनेस जो थी वो थोड़ी बेहतर थी। बाकी सर ये सारी बातें तो अपनी जगह क्रिकेट की हद तक और जो तमाम तर स्पोर्ट्स हैं, मैं वैसे ये अच्छी बात है कि आप देखें कि आपने जो ये जिक्र किया, हमने पहले भी जिक्र किया, जो ये हॉकी वाला साउथ एशियन गेम्स, ये फुटबॉल वाला 2025 में भी यहाँ पे क्रिकेट की दुनिया से भी बहुत बड़ी चीज़ होने लगी है। सो द पॉइंट इज़ कि दुनिया जो है
वो पाकिस्तान को अभी भी सीरियसली लेती है इन चीज़ों में कि इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ वो कराना चाहते हैं। सवाल अब ये है कि क्या आप उन चीज़ में शामिल होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जी नहीं, हम अपने आप को एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर पे हम सीरियसली लेते हैं, बाकी तमाम तर स्पोर्ट्स जो हैं हम उनको अपनी तरफ सीरियसली नहीं लेते। ना हम सीरियसली लेते हैं बोर्ड्स जो हैं, ना हमारे एथलीट सीरियसली लेते हैं, ना हमारे जो इदारे हैं वो सीरियसली लेते हैं, हमारे फैंस उसको सीरियसली लेते हैं। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अलबत्ता जिस किस्म का रवैया हम बयान कर बैठे हैं आज और माजी के हमारे एपिसोड्स में, उससे तो यही साबित हो रहा है कि सीरियसनेस नहीं है। तो देखें, ये बहुत मिस आउट कर रहे हैं बहुत इजी रेवेन्यू पे। बुनियादी सी बात है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि जी हमें बाहर से पैसे आए। अच्छा, इनका ये ख्याल है कि एग्रीकल्चर ये एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको मॉडर्न टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, फिर वो अप्लाई करनी पड़ेंगी, फिर आपको बहरहाल बैरूनी फैक्टर्स के बारिश टाइम पे होगी नहीं होगी, सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, ज़्यादा तो नहीं निकलाएगा, वो उनसे भी आप जब निकल आएंगे तो उसके बाद आपको ट्रेड रूट्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा जो हमने इस जगह पे काश्त की है उसकी डिमांड किस जगह पे है। अच्छा, इसी तरह आप आईटी में चले जाएं तो आईटी में एक्सपोर्ट्स करना कोई आसान काम है। पहले आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर उनको सिखाना पड़ेगा, फिर उनको प्रैक्टिशनर बनाना पड़ेगा, फिर काम देखना पड़ेगा कि कहाँ से मिलता है। सो ये जो होता है ना, सॉफ्ट जो आपका कल्चर होता है, लो हैंगिंग फ्रूट जो है, स्पोर्ट हो गई, डांस हो गया, गाना हो गया, ये सारी वो चीजें आप ये करो। पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया टिकट खर्चना चाहती है, पूरी दुनिया बाहर से यहाँ आके उस मेले का हिस्सा बनना चाहती है। आप वो नहीं कर रहे, आप मुश्किल चीजों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। हम तो इस चीज़ के साथ हैं कि किसी न किस्म की एक्टिविटी जो है वो हर वक्त होनी चाहिए, ना सिर्फ कि जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, पर देखने वाले जो हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा होंगी। यहाँ हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पोर्ट्स की दुनिया से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। क्रिकेट, PSL, हॉकी के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। अली ने हमें बताया कि फ़ुटबॉल की दुनिया से जॉर्डन वर्सेस पाकिस्तान का एक क्वालिफायर मैच वर्ल्ड कप का होने को जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं होगा। ये तो नहीं स्पोर्ट्स की हद तक बातें, लेकिन सर अब हमारे पास सियासी खबरें भी कुछ हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक जो चीज़ हमने देखी KP असेंबली के फ्लोर पे एक खातून जो है सोबिया साहिबा जो हैं वो गई फ्लोर के ऊपर एक घड़ी लहराते हुए। PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनको घड़ी लहराते हुए उन्होंने दिखाई, और उसके अंदर जाहिर है उनको वो इशारा कर रही थी, तोशाखाना केस के ऊपर वो इशारा कर रही थी। खान साहब बुशरा बीबी की जो घड़ी थी, जो बहुत ही एक नेशनल इशू बन गया था। ये भी वैसे हमने रिकॉर्ड हासिल की है कि हमारे उस न्यूज़ साइकिल में चंद हफ्ते जो है एक घड़ी जो थी वो पहुंची हुई थी। फिर वो एक जनाब जो थे जो गालिबन दुबई या कहीं रहते हैं वो भी आए इस सारी खबर के अंदर, न्यूज़ साइकिल का वो भी हिस्सा बने। दीगर टेलीविज़न चैनल्स पे उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ भी दिए और ये एक तमाशा चलता रहा। बट ज़ाहिर है कानूनी जो बात है वो बात है। उसके अंदर चीज़ें जो थी वो हमें नहीं ठीक लगी। वो हमने जो स्मेल टेस्ट होता है उसने नहीं पास किया, तो ज़ाहिर है उस पर बहस हो रही है। इन पे आ जाएंगे इस खातून पे, तो उन्होंने उस घड़ी को, जैसे नेशनल असेंबली में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी घड़ी का आसरा लेते हुए PTI SIC के फॉलोअर्स के ऊपर तनकीद की, तो KP असेंबली में उस खातून ने भी घड़ी का आसरा लिया। उसके बाद से जो जवाबी कार्रवाई थी, जो रद्द अमल था PTI का, वो थोड़ा सा उसके ऊपर हम आज बात करना चाह रहे हैं। तो उस दिन तो ये हुआ कि जूते और लोटे जो हैं उनकी बरसात हुई उनके ऊपर। जूते भी फेंके गए, लोटे भी फेंके गए, नारेबाजी भी हुई, उनको ऑब्वियसली हुटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। उन खातून जो हैं उनका तो ये भी बयान था कि कुछ मनशियात के पैकेट भी फेंके गए उनके ऊपर, सिगरेट भी फेंके गए उनके ऊपर। और मैं याद करता हूँ ये KP असेंबली है, सो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हमें सामने मिली। उसके बाद के दिन एक और वाक़या जो आया, हम ख़ास तौर पे उसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं कि जो नाजेबा किस्म के जो अल्फाज वहाँ पे दोहराए गए उन खातून के ख़िलाफ़, और ये ज़ाहिर है PTI के जो थे मेंबर्स थे उन्होंने ये किया, और अब उनकी हुकूमत है वहाँ पे। ज़ाहिर है ये खातून जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं वो तो एक माइनॉरिटी में है वहाँ पे, सो वो ज़्यादा हैं। तो उन्होंने, लेकिन जो अंदाज़ था बातों का और बयानात जो थे
वो हमें कुछ ठीक नहीं लगे, तो उनके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। बिल्कुल। इसमें 3 वीडियोस हमारे पास हैं। पहली आपने बता दी जिसमें जूते और लोटे बरसाए गए, दूसरी है कि जिसमें ये बहुत करीब होके अली अमीन गंडापुर को बहुत उंगलियां दिखा के बातें कर रही हैं विद इन एन आर्म्स लेंथ। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल वो क्यों खातून क्यों ना हो, उनको भी हक नहीं है करने का, ये नहीं है हक करने का। अच्छा, फिर तीसरे जो वीडियो है वो उस दिन की है या उससे अगले दिन की है, जिसमें नाजेबा अल्फाज कसे जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ तो ये कि जब तो पहले वाली जो वीडियो है ना, उसमें अगेन एक है जूता मारना। अब अगेन हम वहाँ पे थे नहीं और वहाँ पे फुटेज हमारे पास इस तरह की नहीं है कि हम बहुत कोई जो है ना वसूख से बात कर सके कि क्या हुआ था। लेकिन अगर तो जूता मारा गया है, ठीक है, तो वो गलत है। अच्छा, अगेन गलत तो सब कुछ ही होता है, लेकिन एक होता है ना कि यार देखें, आप पूरी दुनिया में, हम कल भी बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में कुर्सियां भी चलती हैं, सारा कुछ होता है, मतलब पार्लियामेंट का भी एक अपना कल्चर होता है। सो खातून को अगर जूता मारा गया है तो बहुत गलत किया है। लेकिन अगर जूता उछाला गया है ना, सो उछालना ये होता है कि आपने जूता उछाला है, उसके गर्ज बिल्कुल भी ये नहीं थी कि वो वहां तक पहुंचे, किसी को लगे, वो एक अलामती चीज है, ठीक है। तो अगर वो किया गया है तो इट इज नॉट एज बैड। यहाँ तक स्टिल बैड बट नॉट एज बैड। अच्छा, जहां तक वो दूसरी वीडियो की बात है, जहां वो उंगली कर करके बात कर रही है उनके साथ, अली अमीन गंडापुर के साथ, वो ज्यादती थी। आप इस तरह बिल्कुल किसी के करीब आके ना, वो मतलब ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि आप फिजिकल होने लगे जी, ठीक है। अब ये जो तीसरी चीज है, ये तो बहुत ही ज्यादा नाजेबा अल्फाज का कसना। एक चीज तो मैं बताऊं, ये जो हम कहते हैं ना कि ग्रेस दिखानी चाहिए, ग्रेस, ये हमेशा विनर को ही दिखानी चाहिए। लूजर क्या दिखाएगा ग्रेस, ठीक है। सो पीटीआई जो है उस हाउस में विनिंग पार्टी है, तो उन खासी तादाद से उनको ग्रेस दिखानी चाहिए, ठीक है। मतलब चले वो कहेंगे आपको कि यार उनको क्या जरूरत है घड़ी लाने की, उनको क्या जरूरत है ये करने की, क्या जरूरत है नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ग्रेस आपने दिखानी है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये कि जब आप इस तरह से नाजेबा चीजें करते हैं ना, तो वो सिर्फ वो खातून तो नहीं देख रही, पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि 48% टर्नआउट था इन इलेक्शंस में, बहुत ज़्यादा तो नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि या तो यूथ निकली नहीं, चाहे खौफ से नहीं निकली, चाहे सुस्ती से नहीं निकली, किसी भी वजह से नहीं निकली, या यूथ निकली और मियाँ साहब का अपना वोटर नहीं निकला, या मियाँ साहब के अपने वोटर ने खान को वोट डाल दिया, क्योंकि बहरहाल पीटीआई को वोट तो बहुत ज़्यादा पड़ा है आज़ाद उम्मीदवारों को। सो ये क्या हुआ है? ये हुआ है कि चाहे नून लीग का जो अपना वोटर है वो निकला ही नहीं, या उसने स्विंग करके दूसरी तरफ वोट डाल दिया है, इन एनी केस वो स्विंग वोटर है। सो जो कोर वोटर किसी भी पार्टी का है वो तो स्टिक करता है कम वोट में। जो स्विंग वोटर है ना, वो जब देखते हैं ना कि जिस पार्टी को मैंने वोट डाला था वो अब इस तरह की चीजें कर रही है, वो वापस स्विंग कर जाता है। सो पीटीआई को चाहिए कि इनको वापस जाने से रोकें। बात यह है कि अगर आप खवातीन के बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अगेन IMF को खत लिखेंगे, तो होगा ये कि स्विंग वोटर घबरा जाएगा। सो आप उसको रिटेन करें बजाय कि उसको लूज करने के। सर बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और देखिए पीटीआई का अगर आप माजी देखें ना, 2013 से भी पहले का, और इनकी जो तमाम वोट बैंक इन्होंने गैदर किया, जो एक अनटैप्ड वोट बैंक था, जो कि कहा जाता है एक लिबरल वोट बैंक था, या एक मिडिल क्लास वोट बैंक था, या एक अपर मिडिल क्लास वोट बैंक था, जिसमें लोग जो थे माने जाते थे बड़े लिबरल किस्म के लोग हैं। ये तासुर अटैच हो गया पीटीआई के साथ। आने वाले सालों में हमने इस चीज़ में तब्दीली भी देखी कि वो बहुत डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो थे वो पीटीआई के वोट बैंक बन गए। वो आपकी वाली बात है, क्या वजह उसकी कि वो मियाँ साहब से नाराज थे, नून लीग से नाराज थे, जो उनका वो स्विंग वोट वहां पे गया। बट पीटीआई के अंदर वो बड़ी एक सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी सादी सी चीज मुझे लग रही थी PMLN वोटर्स में, और वो ये कहते थे कि यार जब मुश्किल वक्त था तो ये चले गए थे, अब जब हुक्मरान बनने की बारी आई है तो वापस आ गए हैं। सो डिस्ग्रंटल्ड तो वो थे, है बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ खवातीन का अगर चूंकि हम बात करें, तो खवातीन वोट बैंक तो हम ये मैं वैसे ही कह सकता हूं, मतलब विदाउट स्टेटिंग एनी फैक्ट्स और फिगर्स, और अगर मैं इकट्ठे करना शुरू करूंगा तो वो ढेर सारे मिल जाएंगे कि पीटीआई का विमेन वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, बाकी पार्टियों से ज़्यादा है। उसकी क्या वजूहात है वो बाद में किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, बट उसकी एक वजह है, ये एक फैक्ट है। अच्छा, अब अगर आपका एक खवातीन वोट बैंक है, दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, दुनिया में विमेंस राइट्स, मी टू मूवमेंट से लेकर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को दिखा रही हैं कि खवातीन जो हैं अपने हकूक़ के लिए अब मज़ीद आवाज़ जो है बुलंद कर रही हैं।
ठीक है, ये आपकी एक कोर वोटर बेस है, आप इसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहेंगे? अब आप ये देख लें कि मैं आज ही पढ़ रहा था कि औरत मार्च जो है, जो इस दफ़ा होने को जा रही है, उसके ऊपर को मसले मसाइल पड़े हुए हैं, उसकी डेट्स के ऊपर, उसके जहाँ होना है, क्या होना है, नहीं होना है, इसके ऊपर एक हर दफ़ा मसले पड़ते हैं, इस दफ़ा मसला पड़ा हुआ है, हर दफ़ा मसले पड़ते हैं, हर दफ़ा औरत मार्च होता भी है, उसको रोका ही नहीं जा सकता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि एक पाकिस्तानी सिटीजन है जो कि खातून है, वो बाहर अगर प्ले कार्ड लेके सड़क पे खड़े हो जाती है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? नहीं सकते। अच्छा, दूसरी चीज ये, मतलब हम इंडिया की, पाकिस्तान की, ये 90s के दौर की आप फिल्में निकाल के देखें, क्या स्टोरीज है, स्टोरी चल रही है कि जी वो लड़की को आप उठा के ले आओ तो मोहब्बत उसको हो ही जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप तसव्वुर कर सकते हो इस तरह की फिल्म बनाना? बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, हुआ क्या है, और ये जो मूवमेंट्स की भी आप बात कर रहे हैं कि जितना हमें जल्दी जल्दी नजर आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये रवैये बदले, मिजाज बदले, ये क्यों यार? खवातीन ने कमाना शुरू कर दिया। हाँ। पहले होता था कि फिल्म खातून ने देखनी है तो उसको मियाँ या बाप या हस्बैंड जो है वो खरीदेगा टिकट, उसको लेके जाएगा तो वो देखेगी। अब वो अपने पैसों से खरीद के अपनी गाड़ी में बैठ के खुद जाके अकेली फिल्म देख के अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। तो अब आप ऐसी फिल्म नहीं बना सकते जो उसको पसंद ना आए। सर दूसरी बात ये कि अब अगर ये हो गया है पार्लियामेंट में, आपने कहा दुनिया देख रही है, दुनिया तो देख रही है, दुनिया में खास तबका इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार आपकी पार्टी जो है केपी के अंदर खास तौर पे, जहाँ आपकी इस वक्त हुकूमत है, आपका रवैया ये है टुवर्ड्स वुमेन, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। ना ज़ेबा अल्फाज, ना मर्दों के खिलाफ बोलने चाहिए, ख़वातीन के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, आज के माहौल में, किसी भी माहौल में नहीं बोलने चाहिए। आपका उसके साथ साथ ये एक कोर वोट बैंक है, इसको ऑन करें। आप कह रहे हैं तमाम वोट बैंक को करें, मैं कहता हूँ सिर्फ इस वोट बैंक को भी अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो यही आपको इलेक्शन जिता देगा। ये बात रियलाइज करें, इसके साथ रहें। और यही अगेन आपकी वाले ग्रेस विनर दिखाता है। जो दूसरी वाली वीडियो की बात थी गंदापुर साबर, हालांकि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता उनका जिस किस्म की पर्सनैलिटी, उन्होंने ग्रेस दिखाई, उन्होंने मुंह मोड़ लिया और वो चुप रहे। वो किसी और से बात करते हैं, वो करती रही, वहां तारीफ करनी, वहां तारीफ जहां बनती है वह बनती है, वो करनी। अच्छा, इससे सर आ जाते हैं एक और पॉइंट के ऊपर कि अब तमाम पार्लियामेंट्स जो हैं, जो बन गई हैं, तैयार हो गई हैं, आया अभी वो जो पोर्टफोलियोज हैं उनको जो बांटना है, उनको जो देना है, बांटना कहना सॉरी, जो देना है लोगों को, जो उम्मीदवार है उन पोर्टफोलियो होती वैसे बंदर बांटती है सर, सॉरी निकल गया, रहा नहीं गया, बट चलें, वो होने को रह गया। उसके अलावा अब होंगे सेशंस। अभी कल के रोज ये प्राइम मिनिस्टर का सेशन है इलेक्ट करने का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का हो गया, केपी असेंबली में सीएम हो गया, पंजाब असेंबली में सीएम हो गई। अच्छा, इन सब के अंदर हमें एक मुश्तरका चीज़ नज़र आई है कि SIC PTI जो है उनका एक टफ टाइम देने का प्रोग्राम बन गया, एक रिगार्डलेस कि वो जहाँ अक्सरियत में है, रिगार्डलेस जहाँ वो माइनॉरिटी में है। उन्होंने कहा है कि जी हमने पार्लियामानी निज़ाम को हमने चलाते रहेंगे, उसका हिस्सा रहेंगे, लेकिन ये ना हमसे तवक्को की जाए कि हम स्मूथली चलने देंगे। हम नारेबाजी भी करेंगे, हम बैनर्स भी लाएंगे, हम बानी PTI खान साहब की तस्वीरें भी लाएंगे, हम वो भी दिखाएंगे, जब मौका मिलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी डालेंगे, जब बात है हर किस्म की चीज़ अल्लाह करे सवाए तशद्दुद के वो नहीं करेंगे। वैसे तो नेशनल असेंबली में कुछ तशद्दुदनुमा वीडियोज़ हमें नज़र भी आई थी। अलबत्ता ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप एहतजाज करें, बिल्कुल ठीक है, अपनी जो आपको बाउंड्रीज दी हुई हैं, स्पीकर की बात सुने, वो स्पीकर है, ही हैज़ टू रन द हाउस, उसकी बात सुने, उसके ओवर एंड और बियॉन्ड जब जाएंगे आप, इसका मतलब है काम जो होगा मजीद स्लो। ये मुल्क जो है, जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब नॉर्मल सेशंस होंगे, अगर तो उसमें भी इनका ये रवैया रहा तो ये काम हो जाएगा स्लो। इस वक्त बिल्स और जो बाकी चीज़ें हैं, जो तरमीम है, जो MQM के मुतालबे हैं कि जी वो बल्दियाती निज़ाम तक पैसा फ़्लो करे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी चीज़ पे मबनी है कि स्मूथ पार्लियामेंट चले। आपको स्मूथ चलते हुए नज़र नहीं आ रही, इस चीज़ का हमने देख ली, कई सबूत देख ली। देखिए, बात यह है कि हालात ही इतने बम्पी हैं कि स्मूथ आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अपोजिशन ना भी होती इतनी तगड़ी, और ये तो तगड़ी है। बुनियादी बात यह है कि आज के दिन में आपने देखा होगा हर तरफ मुबारकबादें चल रही हैं कि जी हमने पता नहीं इन्फ्लेशन जो है इस महीने 23% पे रोक के रखी है, और पिछले महीने भी इसी तरह हमने रोक के रखी थी, और सब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं कि जी वो हम अब अगले महीने से मुल्क का जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी नीचे लाने की कंडीशन में आ जाएंगे। और पेट्रोल भी क्योंकि परसों बढ़ा है, तो बड़ा तो केयर टेकर की उसमें है, तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जब इलेक्टेड हुकूमत आएगी, चार्ज लेगी, तो उसके पास ये कुशन होगा और ये पहला फैसला उसको नहीं करना पड़ा होगा। अच्छा, एक तो ये है कि 4
रुपए जो बड़ा है वो कितना को कुशन आपको दे सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ये गुड न्यूज़ तो ठीक है कि आपने इन्फ्लेशन 24% पे रोकी है 23% पे। बात ये है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, हमें अपने खर्चे 2000 करोड़ की उसमें हमें कटौती करनी है। 2000 करोड़ कौन करेगा, किससे करेगा, जब वो करेगा तो फिर आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। सर बहुत सारे सवाल जो हैं हमने पूछ भी लिए हैं और एक दूसरे से मिलकर जवाब भी दे दिए, लेकिन यहाँ हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। सी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम थोड़ी सियासी खबरें डिस्कस कर रहे थे। ये अगली खबर जो है वो सियासत से ही ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ज़रा इसके अंदर सोशल एंगल आ जाता है। सर, पीपीपी के सेनेटर हैं बहरामंद तंगी साहब, जिन्होंने सेनेट के ऊपर एक बात करने का फैसला किया 4 तारीख को, जिसमें वो प्रपोज ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया तमाम तर जो वेबसाइट है, जिसमें टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा जो है, इनको तमाम तौर पे बंद कर दिया जाए। उसकी वजूहत वो 2 बता रहे हैं। एक तो ये कि जी उसके अंदर कौम बेहरा रवि का शिकार तो नहीं हो रही? बिल्कुल सर, पाकिस्तान को खतरा है इससे, नंबर 1। सर, जो दीगर खतरात हैं पाकिस्तान को, किसी दिन बैठ के वैसे उनके ऊपर हमें एक लिस्ट वाइज प्रायोरिटी वाइज देख लेना चाहिए कि आया वो सोशल मीडिया कुछ और है। लेकिन ये बहरहाल मानते हैं, तंगी साहब मानते हैं कि पाकिस्तान को सोशल मीडिया से बड़े खतरात हैं। दूसरा, जो आजकल एक मुहिम चली हुई है सेव द यूथ वाला जो प्लान है, वो उसके भी चाहते हैं कि वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, अपनी कंट्रीब्यूशन डालें। और उसके अंदर उन्होंने वही किया जो पाकिस्तान की अंदर किया जाता है सियासतदानों की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से, कि यार अगर समझ नहीं आ रही ये चीज़ है क्या, तो आई थिंक इससे बेहतर, इसके साथ रहने से बेहतर है इसको कहीं बंद कर दो, एक ताला लगा दो और उस ताले को जो है कहीं फेंक दो और उसकी चाबी जो है वो खा जाओ। तो सर ये प्लान बन रहा है। सबसे पहले ना यूथ से पूछना चाहिए कि हम आपको सेव करना चाह रहे हैं, आप सेव होना चाह रहे हैं? जिसमें वो कहेंगे यार कि ब्रो सेविंग जो है ना, वो उसमें आपको लेक्चर देगा कि क्या होता है असल में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो है ना, रूमर ये है सोशल मीडिया पे तो कम से कम कि ये जो साहब हैं, पीपल्स पार्टी इनसे इजहार ला ताल्लुकी कर चुकी हुई है कुछ अरसे पहले। सो ये अब पीपल्स पार्टी के मेंबर नहीं है। इस बात से पीपल्स पार्टी नुमा चीज़ की किसी दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, अक्स नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं वो तो इसके टोटली बरअक्स जो है बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात ये है कि ये अगर आप अगेन, ये हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, आई डोंट नो हाउ टू मतलब से इट इन अनदर वे, लेकिन आप ढूंढ लेंगे आप बंद करके देख लें, ठीक किया हुआ है। हाँ, नहीं, ये तो किया हुआ है, ये अभी आपको थोड़े दिन में पता लग जाएगा। देखें, जो ट्विटर है ना वो इलॉन मस्क का है, जो फेसबुक है ना वो मार्क जकरबर्ग का है, इंस्टाग्राम भी उसी का है। मतलब ये टिकटॉक के अलावा ज्यादातर चीजें जब आप निकालेंगे ना, तो वो किसी ऐसे शख्स के होंगे जो अमेरिका में रहता होगा। सो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ऐड लगते हैं। जब ऐड लगते हैं तो इसका मतलब है कि इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। वो जब रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारा रेवेन्यू जाता है अमेरिका उस पे से टैक्स काट के इनको प्रॉफिट दे देता है, अपना टैक्स रखता है, जिससे जो उनके पूरे मुआशरे पे, मुल्क पे लगता है। आप ये कह रहे हो कि हम अमेरिका का रेवेन्यू बंद कर देंगे और उसके बाद अमेरिका कहेगा कि हाँ जी ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तुसी सलामत रहो, थर्टी यूथ सलामत रहे। ये मजाक करते हैं, इनको पता भी नहीं है। वो हमारे अनवारुल हक साहब का भी बयान है ना कि मेरे तो ख्याल है कि एक्स चल रहा है, वो उनके किसी बच्चे ने वीपीएन इंस्टॉल कर दिया होगा ना मोबाइल पे, तो उनका चल रहा होगा। इधर है ये मुल्क, एक ये बिल्कुल मजाहिया एक मुल्क चल रहा है। सर, ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इस किस्म के बयान, इररिस्पॉन्सिबल किस्म के बयान देना भी गलत है। आपने यूथ की बात की, यूथ से पूछ लें। मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। आप देखें, अमेरिका में जब उनको मसला होता है ना गूगल से या ट्विटर से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, वो कहते हैं यार ये ज़रा सेनेट की एक हियरिंग है, ज़रा वहाँ पे आएँ, बैठें, या कंग्रेशनल हियरिंग है, वहाँ आएँ, ज़रा बैठें और ज़रा हमारे सवालों के जवाब दें। और वो ऐसे सख्त सवाल होते हैं जो कांग्रेसमैन फलाना जो है वो उनसे करते हैं, और उस पर वो जिस किस्म की सवाल करते हैं वो कभी कभार बड़े इग्नोरेंट किस्म के सवाल होते हैं, जिस किस्म की बात अंगी साहब कर रहे हैं।
लेकिन उनको बैठना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है कि जी आप लोगों की मैपिंग करते हैं, आप लोगों के जो स्पेंडिंग पैटर्न है, उनकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो देते हैं, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स को नहीं देते, वो जवाबदेह होते हैं इस चीज़ से। सर वो बड़ी इग्नोरेंस क्वेश्चनिंग होती है कुछ केसेस में, क्योंकि वो बेसिकली लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। वो आम आवाम को समझाने के लिए वो क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चनिंग भी उतनी ही होती है। जी। वो जो सवाल करने वाले सेनेटर्स हैं ना, वो रातें जाग के तैयारी करके आए होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मसला है किधर और उसको कैसे निकालना है। आप देखें क्या चीज है जो बॉदर करती है, जिसपे ऑलरेडी पाकिस्तान में कानून है नहीं। सोशल मीडिया को क्या करना है, सोशल मीडिया पे जो चीज गलत हो रही है उस पर आप सजा दे दो। आप वो वाली तैयारी मांग रहे हैं हमारे सेनेटर्स से जो यूएस उसमें होती है। यहाँ पे आपका एक सहाफी जो है वो 3 दिन से कस्टडी में है, अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं पेश की जा रही, और वो बुकरताल पे। अरे सर मैं इस पे अगर वापस आऊँ तो मेरा जो प्लान है इनके लिए, क्योंकि कोई तो देना प्लान, तो वो ये है कि आप ऐसा कर लें कि देखें जी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जो नाम किए उनका कोई नुमाइंदा तो होगा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से जो पाकिस्तान में रहता नहीं होगा, दुबई में होगा या सिंगापुर में कहीं भी, आई डोंट नो, बट कोई रेप होगा कि यार जो हमारे इस रीजन को देखता होगा। आप पाकिस्तान की सेनेट की तरफ से उसको नोटिस भेजें, उसे कहें यार हमने आपसे कुछ बातें करनी है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ ना, बजाय कि आप सेनेट पे तो ये भी होता है कि इलेक्शन ना कराओ क्योंकि मौसम खराब है। सो ये आप बात करें। चलिए एक ये तरीका है कि आप जो नुमाइंदे उनको बुला लें, उनसे जो आपके एतराज़ात है, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि पाकिस्तान खराब हो रहा है और यूथ खराब हो रही है, फिर आप तैयारी करें, तंगी साहब उनको बुलाएं, उनके सामने बैठे उनसे सवाल करें, नंबर 1। नंबर 2, यूथ की बात हो रही है कि यूथ खराब हो रही है, भाई आप क्यों कह रहे हैं यूथ अच्छा, इसका भी सबूत होना चाहिए। यूथ कर क्या रही है आजकल? मेरे तो ख्याल में यूथ कुछ भी नहीं करती, तो यूथ क्या कर रही है? अच्छा नहीं करती तो होगी बहुत सारी चीजें, बट वैसे क्या वो चीज है जिससे हमने उनको लेबल कर दिया एक पूरी जनरेशन को, एक एज ग्रुप के, कि ये ठीक नहीं है, ये खराबी आ रही है इनके अंदर, हद होगी। इसका मतलब सर जब आप और मैं जवान, वैसे तो अभी भी हम जवान हैं, लेकिन अब इससे मजीद जब जवान थे तो हमारे बुजुर्गान ये भी कहते होंगे ये बच्चे खराब हो रहे हैं, और उनको भी उनके बुजुर्गान कहते होंगे ये बददरीज जो है, हर जनरेशन जो है इसने खराब ही होना है एक पिछली जनरेशन के सामने। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपने यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, हर बच्चा 6 and 7 years अबव जो है वो अब सोशल मीडिया किसी कैपेसिटी में यूज करता है। आप इन सारी एज ग्रुप्स का एक एक बच्चा, एक एक नुमाइंदा गोइंग अप टू एज 30, आप उनको भी बुला लें, यार आप क्या कर रहे हैं, आप खराब हो गए। तो ठीक, वो आगे से जवाब देगा कि मुझे लगता है आप खराब हो गए, फिर आप जवाब दें। और मुझे बताएं तंगी साहब जो है, इनका मोबाइल फ़ोन मैं देखना चाहूँगा कि उसके ऊपर इनमें से कितनी ऐप्स जो है इंस्टॉल्ड अभी तक हैं। अगर तुमने खुद डिलीट कर दिया ना, वेरी गुड। सर बात पता है क्या है, आपने उस रिप्रेजेंटेटिव को भी क्यों बुला के उससे क्या सवाल करने हैं? वो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के अगर अंदर कोई बंदा एक गलत वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है तो आप बंदे को पकड़ लो ना। आपने प्लेटफॉर्म को क्यों कुछ करना है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक सड़क पे एक गाड़ी वाला पैदल बंदे को गाड़ी के नीचे दे दे और आप कहो जी कि बुलाओ जिसने सड़क बनाई थी उसको मैंने सजा देनी है। ओ भाई, जिसने गाड़ी मारी है उसको सजा दो, सड़क बनाने वाले को क्यों सजा देनी है? तो ये जब हमारे दौर में वीसीआर ने खराब कर दिया था सब कुछ, उससे पहले जो है वो रेडियो ने सब कुछ खराब कर दिया था, थिएटर, सिनेमा, प्रोजेक्टर, उससे पहले लाउड स्पीकर ने सब कुछ खराब कर दिया था। तो ये जिसको समझ नहीं आ रही, मुआशरे ने खराब से खराब तर होना है। सर मैं एक सेकंड आपके तवज्जुह से यूथ को बता दूं, वीसीआर एक डिवाइस होती थी जिसके अंदर आप एक कैसेट डालते थे, उसके पीछे एक फिल्म होती थी, और कभी कभार वो खराब हो जाती थी तो आप ना 100 रुपए का नोट हेड के साथ गुजारते थे, वो ठीक हो जाती थी। एक पुरानी चीज है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर मैं कभी कॉन्टेक्स्ट तो दूंगा, उनको क्या पता वीसीआर क्या होता है। बिल्कुल। सो प्रॉब्लम ये है कि ये जिनको लगता है ना कि खराब हो रहा है मुल्क और यूथ, उनको ये आइडिया नहीं है कि आज से 5 साल बाद रेवेन्यू जनरेशन के, उनको तो खैर ये भी आइडिया नहीं है कि आज कैसे होगा। वो जो यूथ खराब हुई है ना, उसी को पता है कि दुनिया चलनी कैसे है और ये मुल्क कैसे चलना है। सो आप उनको खराब खराब कहना बंद करें, आप अपनी रिटायरमेंट एजें बढ़ानी कम करें, आप मगरों लथें, आप यूथ को आने दें, वो आपसे बहुत बेहतर कर लेंगे। आप गोल्फ खेलें, आप गोल्फ खेलें। सर और एक आखिरी बात, इससे पर आगे बढ़ते हैं, और भी खबरें हमारे पास कि अब एआई का दौर आ रहा है ना। अब एआई जो है वो, जिस बंदे को एआई की बहुत कुछ भी पता है ना उसके बारे में, उसको भी इतना कुछ नहीं पता। तो मुझे डर लग रहा है कि कल को ये भी सेनेट फ्लोर पे एक होएगा कि एआई बंद करो, कि इस मुल्क में एआई नहीं आना चाहिए। नॉट नोइंग कि क्या ये बाय द वे इक्वेटेबल बात है, बिल्कुल, कि ये तो हमें पता है क्या है, हमें तो पता है क्या है,
मुझे यकीन है तकरीबन कि इनको नहीं पता क्या है, और एआई तो किसी को नहीं पता नहीं क्या सर, इनका वो है ना कि ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं डबल सवारी बंद करो तो बंद हो जाती है, तो जब हम कहेंगे एआई बंद करो तो वो बंद हो जाएगा। सो वो उनके वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बाबे हो गए हैं, उनको छक्कू कुछ नहीं पता कि दुनिया अब चलती कैसे है। सर आगे चलते हैं। सर जिद्दत आ रही है, वाह। हमारे जो मीटर रीडर भाई हैं, भाई होते हैं मुंह में, उनको कहा गया है हमारे ये डिस्कोज और बाकी तरफ से कि यार इनके मोबाइल फ़ोन्स इनको नए लेके दो। आपको याद होगा पुलिस के अंदर एक नई ऐप आ रही थी, पुलिस मॉनिटरिंग, पुलिस को बुलाने के लिए या भेजने के लिए इंटरनली उन्होंने उनको उसके लिए भी कहा था नए फ़ोन इनको दें। मैं इस पर सिर्फ अपना एक आम सी राय देना चाहता हूँ कि आई थिंक इनके जो मसाइल हैं वो मोबाइल फ़ोन से मुंसलिक नहीं है। ये मैं मान सकता हूँ कि जी क्योंकि मीटर रीडिंग जो होती है वो जाके वो जो सेल्फी स्टिक से एक शख्स जो है वो मीटर से तस्वीर उतारता है, और वो आपको बिल पे, अगर आपके साल में 12 बिल आने हैं तो उसमें से 9 पे वो वाजे नहीं होती कि वो उस पर रीडिंग क्या लिखी हुई है, बाकी 3-4 में हो जाती है। सो अलबत्ता मोबाइल फ़ोन ज़रूर लेके दें, एक ख़र्चा है, एक महंगा ख़र्चा है। यकीनन अगर आप इस मकसद के लिए लेके दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन, तो आपको वो फ़ोन लेके देना चाहिए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छे कैमरे वाले फ़ोन जो होते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं। और अगर आप अपनी बाकी कुछ सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर रहे थे कि यार ये जितने तमाम मीटर्स हैं इनके अंदर इस किस्म की चीज़ लगी हुई है जो हमें डेटा फीडबैक कर रही है किसी सेंट्रल डेटा सेंटर के अंदर, तो वो बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको मीटर रीडर्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन जाहिर है ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी, मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं सर नए। हाँ, बस बेसिकली तो यही है कि वो आ तो इसीलिए रहे हैं कि तस्वीर ठीक आए। सो उसमें जो वाहिद सोचने वाली बात थी वो ये थी कि जी वैसे तो ज़ाहिर उनको कन्वीनियंस ये है कि फ़ोन से अगर खींचा तो फ़ोन से ही व्हाट्सएप में डाल दिया और उधर कंपाइल हो गया, या किसी भी और ऐप में डाल दिया और कंपाइल हो गया बैक एंड पे ऑफिस पे। लेकिन अगर ये कैमराज ले लें, प्रॉपर कैमराज, मिररलेस डीएसएलआर या मिररलेस। अब तो सही बात काट रहा हूँ, अब कोई एसएलआर डीएसएलआर भी आते हैं जिनके अंदर व्हाट्सएप होता है? नहीं, ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं आते। सो वो वाईफाई से वैसे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वाईफाई वाले। हाँ, सो बात ये है कि अगर आप उस तरह से ले लें तो वो है तो इनकन्वीनियंट कि वो सारी तस्वीरें खींचेंगे, उसके बाद अपने ऑफिस जाएंगे, वो सारा डाटा ट्रांसफर करेंगे लैपटॉप में, फिर लैपटॉप से आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो वो इनकन्वीनियंट है। लेकिन जो एक बाकायदा कैमरा होता है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है एक मोबाइल फ़ोन की बनिस्बत, नंबर एक चीज़। और नंबर दो चीज़ ये कि गारंटी ये नहीं है ना कि अगर मोबाइल फ़ोन लिया है तो फिर अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो नए मोबाइल फ़ोन से आ रही हैं कि वो अभी तक मीटर रीडिंग पुराने मोबाइल फ़ोन पे चल रही है और नया फ़ोन जो है वो जानू बेबी को गिफ्ट हो गया। सो ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। या तो फिर ये करें कि एक और मेरे ज़हन वैसी लाउड थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, ये शो है ही लाउड थिंकिंग के लिए, कि आप ऐसा कोई मीटर ईजाद कर दें जिसके अंदर एक यूएसबी पोर्ट हो। आपने सिर्फ क्या लेके देना, इन्वेस्टमेंट करनी है जी यूएसबी स्टिक में। वो यूएसबी स्टिक डालें, वो उसमें डेटा ट्रांसफर करें, वो डेटा वापस आप दफ्तर लें। सर ये जो पुराने मीटर चल रहे हैं ना, ये जब सड़ जाता है तो नया लगवाने में 6 महीने लग जाती है। तो आप पूरे मुल्क के मीटर यूएसबी करने पे आ गए। सर यानी कि मैं बेसिकली सर कह रहा हूँ कि तमाम सिस्टम में ना कुछ थरतली सी मचा दें। सर आप ना बहुत ज्यादा जदीद जा रहे हैं। सर अच्छा अभी मोबाइल फोन तक रहते हैं, लेकिन वो जो आपने कहा कि वो जानू मानू वो चला जाएगा फोन, तो फिर तस्वीर आपकी और मेरी ब्लर ही आएगी, इसका ये मतलब है। चलिए कोई नहीं, उनका सर वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमसे ही पूछ लीजिए कौन से फोन ले रही। सर एक और चीज़, ये खबर है SRO 760 के बारे में। SRO 760 जो है वो दीगर चीज़ों के ऊपर जो उनके ऊपर सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन होती है उस चीज़ को डील करता है। ये पाक जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एंड एक्सपोर्ट के चेयरमैन है हबीबुर रहमान साहब। SRO 760 एक PR का जो WEBOC सिस्टम है उससे उतार दिया गया। अच्छा हुआ ये कि जो लोग यहाँ से ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं और उनको जो एग्जेम्पशंस दी भी गई हैं इस SRO के तहत, वो एकदम से प्लेटफॉर्म से मिट गई। सो इस वक्त ये जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान की, वो एक्सपोर्ट की हद तक जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो अपना डेटा डालते हैं और उसकी तमाम इनवॉइस निकलती है एक्सपोर्ट के ऊपर, जो भी टैक्सेशन पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा आ रही है कि वो कह रहे हैं कि यार इथे रखो, बाहर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसकी कोई सडनली ये FPR के सिस्टम से SRO जो है ये विद्रॉ हो गया। तो बेसिकली वही चीज के सिस्टम ठीक करने के बजाय उन्होंने कहा बंद कर दो, बंद कर दो। वही है कि डबल सवारी बंद, AI बंद, फेसबुक बंद, सब कुछ बंद। तो सब कुछ बंद कर देंगे तो एंड में जो चीज रह जाएगी उन्हें भी बंद करना पड़ेगा। सर
ज्वेलरी की हद तक अगर बात करें, लेकिन कि यहाँ पे मुझे नहीं पता था वैसे, कि मैंने इस खबर को पढ़ के समझा कि यहाँ पे पूरी एक पाक जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एंड एक्सपोर्ट, एक तो चेयरमैन साहब है, उसकी अथॉरिटी है पूरी जो कि सर इस चीज़ को यहाँ डील पे करती है। पान सिगरेट एसोसिएशन है, उसका चेयरमैन है। अब क्या बात है। नहीं, अच्छी बात है सर, वो तो ठीक है सर, पान सिगरेट की है, रिक्शों की है, बड़ी चीज़ों की एसोसिएशन है, लेकिन ज्वेलरी का मुझे ये तो पता था कि इंपोर्ट के हद तक तो हमारी बड़ी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे सोने का बहुत लोगों को शौक है, सोना आई मीन गोल्ड। एक्सपोर्ट की हद तक आई एम अज्यूमिंग कि ये जो हमारे ज्वेलरी बनाते हैं, डिज़ाइनर ज्वेलरी और बाकी यहाँ पे कारीगर तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये तो हमें पता है, तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये तो अच्छी बात है, इस चीज़ को तो प्रमोट करना चाहिए। एक्सपोर्ट क्यों बंद कर रहे हैं सर? देखें, बुनियादी बात ये है कि वो जो आप कह रहे हैं ना बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है इंपोर्ट की, वो कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर तो सोना आप पिछले पूरे साल में मेरे ख्याल में $2 मिलियन से भी कम का थ्रू लीगल चैनल आया है। 2 या 20 कुछ इस तरह की फिगर थी, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट। बाकी तो सारा स्मगल हुआ है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, और ये हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सोना बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, सो जितने की ये इंपोर्ट बताई गई थी वो काफ़ी नहीं हो सकता साल के लिए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि ये जो एक्सपोर्ट है, वही बात है, SRO ठीक करें, ये जो भी SRO है, अदरवाइज जो एक्सपोर्ट कर रहा है बाकायदा एक्सपोर्ट के नाम पे, कि मतलब एक चीज़ डब्बे में जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए तो आसानियां पैदा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं कि जूल्स और जेम्स के थ्रू बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लेकिन वो लोग डब्बे में थोड़ी भेजते हैं। वो तो होता ही है कि एक खातून जो जा रही हैं उसको लद देते हैं, वो कहती है मेरा है, मैं पहन के जा रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो सारी इस तरह से होती है। हाँ, ये तमाम तर मुल्कों में इसके ऊपर कोई इस किस्म की पाबंदी नहीं है सोने के ऊपर, सिवाय ऑब्वियसली हमसाये मुल्क के ऊपर। वहाँ तो आपको पता है ना, अगर आप जाएँ, एक ज़माने में जब लोग जाते थे, अगर किसी भी किस्म का गोल्ड उनके पर्सन पे या उनके बैगेज में हो तो वो आपको बॉर्डर के ऊपर देना पड़ता है, बॉर्डर के ऊपर रखवा के जाना, अगर आप वाघा से क्रॉस कर रहे हैं। और वो वापसी पे आपको वापस कर देते हैं। सर मिलता होता नहीं होता वैसे, उसको वापस लेने की भी आपको किसी दिन शो के बाद स्टोरी सुनाऊंगा कि नहीं मिला तो फिर क्या करना पड़ा। अच्छा, उसमें ये है कि एक और चीज जो वो नहीं जाने देते, सिगरेट के डंडे। हाँ, जाने देना चाहिए। हाँ, जाने देना चाहिए। है? जब एक बंदा है सिगरेट पीता है। सर वैसे ये कितना को कंपैरिजन हो कि हमारे जो कुछ लोकल ब्रांड्स जो यहाँ बन रहे हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और वहाँ जो लोकल तौर पे इंटरनेशनल, एक कंपैरिजन तो हो जाएगा ना कि यार किसका बेहतर है, तकाबली जायजा। सर आगे चलते हैं। सर लाहौर के अंदर कहा जा रहा है एक गार्बेज टैक्स नाफिज होने लगा है, इसकी क्या डिटेल है? सर इसकी डिटेल ये है कि फिक्स टैक्स लगाने लगे हैं घर के साइज के मुताबिक, कि 5 मरले पे इतना, 10 मरले पे इतना, केनाल पे इतना। सो वही बात है कि उनका ये ख्याल है कि जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा वो गंद प्रोड्यूस करता नहीं, होगा। उस घर के अंदर जितने गंदे लोग होंगे उतना गंद ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हाँ, एग्जैक्टली। सो मसला ये है कि इस मुल्क में आप जो महंगी हाउसिंग सोसाइटीज हैं गेटेड, उसके अंदर अगर आप चले जाएं तो जो उसमें बड़े बड़े घर हैं वो अक्सर तो उसमें से बंद होते हैं, क्योंकि वो जी मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चे बाहर हैं जी। और अगर वो होंगे भी तो एक बुढ़े से बाबा बाबी बैठे होंगे, बाकी तो क्योंकि बच्चे बुच्चे तो बाहर हैं। तो जिन्होंने इस मुल्क में पैसा कमाया है, उन्होंने बच्चे पढ़ाए हैं, उन्होंने बच्चे बाहर भेज दिए हैं। सो बड़े घरों में तो ज्यादा लोग रहते ही नहीं है, लोग तो रहते ही छोटे घरों में। लेकिन बहरहाल हम ये भी आइडिया नहीं दे रहे कि जी छोटे घर वाले पे टैक्स ज्यादा लगा दो, जाहिर है वो बेचारा गरीब आदमी होगा, वरना वो बड़े घर में रह लेता। सो बस ऐसे ही है सर। लेकिन अब देखें, ये जो हमने मौजूद छेड़ ही दी है लाहौर और गार्बेज डिस्पोजल का, सो ये एक बहुत बड़ी कहानी है, ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं और काफ़ी चीज़ें, उसके ऊपर बात नहीं करते। बट एज ए सिटीजन, गार्बेज डिस्पोजल तमाम तर दुनिया में एक बड़ा संजीदा मामला है, जिसके अंदर आपने उसकी एक तो डिस्पोजल तो करना ही करना है, वो तो छोड़ें कि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं प्यार रहने दो, उसकी रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल। मतलब आप आज से, मैं बहुत साल पहले छोटा था, तो अभी भी छोटा मैं गया था, तो वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे जो टोकरियाँ होती हैं जिन पे आप करते हैं, वहाँ पे मल्टी कलर्ड 3 किस्म की होती हैं भाई। एक में आपने प्लास्टिक्स डालने, एक में आपने बाकी चीज़ें डालनी, एक में रिसाइकल डालने आपने, जो आप चाहते हैं रिसाइकल हो। हाँ, वो ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे तो अभी तक मेरे ख्याल में हम उस तीख में नहीं पहुँचे कि घरों के बाहर प्रॉपर हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े हों डिस्पोजल के यूनिट्स जिनको लोग इस्तेमाल करें।
हाँ नहीं, यहाँ पे सब तरह का गार्बेज एक शापर में जाता है और शापर आगे शापर आगे जाता जाता है, और कई जगह कलेक्शन भी नहीं होती, कई बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में भी कलेक्शन नहीं होती। चलें, टैक्स कर रहे हैं तो करें, कितने टैक्स लगाएंगे सर, देखिए। दूसरा, मुझे मेट्रो बस के बारे में कुछ बता रहे थे सर। मेट्रो बस के बारे में ना, इनके जो कई जीने हैं ना, जो सीढ़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक, वो ख़राब हुई हुई हैं, एस्केलेटर्स, तो वो इन ठीक करवाने लगे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो वाहिद थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो ये कह रहे हैं कि जी हम एक कंपनी के लिए हम बिड करने लगे हैं, हम टेंडर करेंगे, वो कंपनी इनको रिपेयर करवा देगी। जिनसे लगाए थे वो क्यों नहीं करते? उनको, या उनसे अगर नहीं भी करना था, उनका काम सिर्फ इंस्टॉलेशन था, उनका काम रिपेयर या अपकीप नहीं भी था, तो आपको पहले दिन से ही, मेरा तो ये ख्याल है कि आपका किसी ना किसी के साथ मुआहदा होता है कि यार, क्योंकि एक चीज़ है जो पब्लिक ने इस्तेमाल करनी है और जनरल पब्लिक ने, और लाहौर जैसा शहर जिसकी आबादी, मतलब मुझे नहीं पता कि फिगर्स स्टेटिस्टिक्स क्या हैं फॉर्मली, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि फ्रैंकली 2 करोड़ का शहर है, ठीक है। तो इधर वो चीज़ तो ख़राब होगी पहले साल में ही, मतलब, और अब तो इसको साल भी ज़्यादा हो गए हैं। सो इनका सालाना मेंटेनेंस का कोई मुआहदा है क्यों नहीं, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। सर, या तो ये भी हो सकता है कि जब इन्होंने लगाए हो जिस कंपनी, उन्होंने कहा हो यार इस तरह ला के कोई 1-2 साल बाद ख़राब हो जाए ताकि उसके बाद को हम सर्विसिंग पे जाएँ, तो वो चले, वो अलग बात है। ज़्यादा अहम ये बात है कि एस्केलेटर्स जो हैं इस शहर में, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मेन बुलेवार्ड पे शॉपिंग का सेंटर होता था, वहाँ पहला आई थिंक एस्केलेटर लगा था लाहौर का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम सब गए थे, और ये नहीं कि मतलब वो कोई इस किस्म की चीज़ थी कि मतलब उसमें कोई सेपरेशन थी या उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन थी। हर तबके का हर शख्स जो है उसने जाके उस एस्केलेटर पे एक दफ़ा सैर ज़रूर की थी। वो भी लोग जो शायद बाहर के मुल्कों में कर गए हों और मिस कर रहे हों, उन्होंने भी जाके उतनी सैर की थी, तो वो एक नॉवेल्टी थी। सर, कितने वैसे देखिए ना, ये शरीफाना और सादगी का इससे बड़ी मिसाल क्या है कि एस्केलेटर मिला है, क्या फैमिली ट्रिप कहाँ जा रहा है, एस्केलेटर पे जाएंगे। तो अभी तक लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारी जगहों पे शॉपिंग मॉल, अब तो खैर एक नॉर्म है, एक आम चीज़ है कि जो बच्चे, और बच्चे भी इतने नहीं, बच्चे तो सीख ही जाते हैं, बुजुर्गान अभी भी, मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि कोई उनका बेटा या उनकी बेटी जो है वो फिर उनको काउंट कर रहे हैं 1 2 3 चलो। सो उसकी एक फियर ऑफ एस्केलेटर अभी तक है नहीं। और दूसरा उसमें होता पता है क्या है, ये शॉपिंग मॉल्स वाले बड़े अजीब एक हरकत करते हैं, वो ये है कि जब रश बढ़ जाता है ना तो उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं कि वो जल्दी जल्दी लोग आए जाएं। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो वाकई बुजुर्गों को प्रॉब्लम होती है। हाँ, बट अब जो नए जो जिद्दत आई थोड़ी सी, वो बड़े बेहतरीन है कि वो कुछ देर कोई ना वेट ना हो ना उन पे, मतलब वेट आई मीन कि तो बंद हो जाते हैं, जैसे ही आप सामने जाते हैं तो वो फिर से ऑन हो जाते हैं। सो बिजली भी बचती है और आई थिंक वो वैसे भी मोमेंटम बेस्ड पे चलते हैं। चलें सर, ये हमारे पास खबरें तो बहुत सारी हैं, उनको कल के लिए रख लेते हैं। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल आपसे इंशाल्लाह इसी टाइम पर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।